Hello students, today we are going to start third chapter of your history book named The Delhi Sultans. So in the previous videos we studied two chapters tracing changes through 1,000 years and new kings and kingdoms. So now in this chapter we will discuss about Delhi Sultans who ruled in Indian subcontinent from 13th century to starting of 16th century. So let's start. In chapter 2 we saw the regions like the Kaveri Delta became the center of large kingdoms. तो जैसा कि हमने चैप्टर 2 में देखा, जो आपका रीजन था, काफ़ी रीजन्स थे, उनमें एक था कावेरी डेल्टा बिकेम द सेंटर ऑफ लार्ज किंगडम्स, जो कि सेंटर बना बड़े बड़े किंगडम्स का. Did you notice that there was no mention of a kingdom with Delhi as its capital? लेकिन आपने वहाँ पर कहीं पे भी ये नहीं पढ़ा होगा कि कोई ऐसा किंगडम भी था जिसकी कैपिटल कौन सी थी, दिल्ली. यानी कि ऐसा कोई भी वहाँ पे किंगडम नहीं था. तो दिल्ली कैसे एक इम्पोर्टेंट सिटी बना, एक कैपिटल सिटी बना, तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं. दैट वॉज बिकॉज दिल्ली बिकेम एन इम्पोर्टेंट सिटी ओनली इन द 12th सेंचुरी. तो कब से ये इम्पोर्टेंट सिटी बनी जो आपकी दिल्ली है? 12th सेंचुरी से. और देखिए अभी तक ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी आपकी जो कैपिटल है वो भी न्यू दिल्ली है इंडिया की. तो 12th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ था ये. टेक अ लुक एट टेबल 1. दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ अ किंगडम अंडर द तोमरा राजपूत्स. तो देखिए जो तोमर राजपूत्स थे, तो दिल्ली सबसे पहले कैपिटल बनी अंडर तोमरा राजपूत. तो जब तोमर राजपूत रूल करते थे तो उस समय जो उनकी कैपिटल हुआ करती थी वो दिल्ली थी. हु वर डिफीटेड इन द मिडिल ऑफ द 12th सेंचुरी बाय द चौहान्स, ऑल्सो रिफर्ड टू एज चहमानाज ऑफ अजमेर. तो देखिए ये जो तोमर राजपूत थे, इन्हें 12th सेंचुरी में किसने हराया? चौहान्स ने. आपने नाम सुना होगा पृथ्वीराज चौहान. तो ये जो चौहान्स थे इन्हें चहमानाज भी कहा जाता था. और ये कहाँ के इससे बिलोंग करते थे? अजमेर से. ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा. इट वॉज अंडर द तोमराज एंड चौहान्स दैट दिल्ली बिकेम एन इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर. तो तोमराज यानी तोमर राजपूत जो थे और चौहान्स जो थे, उनके जब उन्होंने रूल किया तभी ये जो दिल्ली था एक इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर बनकर उभरा. मैनी रिच जैन मर्चेंट्स लिव्ड इन द सिटी. कई जो जैन मर्चेंट्स होते थे, व्यापारी होते थे, वो भी यहाँ पर रहने लगे. एंड कंस्ट्रक्टेड सेवरल टेम्पल्स, और उन्होंने यहाँ पर कई मंदिर भी बनाए. कॉइन्स मिंटेड हेयर. इसके अलावा दिल्ली में जो थे कॉइन्स यानी कि जो सिक्के हैं वो भी यहाँ पर सिक्कों को छापना भी शुरू हुआ यहाँ पर. कॉल्ड देहलीवाल. और इन सिक्कों को क्या कहा जाता था? देहलीवाल. ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा. हैड अ वाइड सर्कुलेशन, और इनका एक बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था. ये बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन होता था इनका, बहुत बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता था इन सिक्कों का. कौन से? देहलीवाल का. सो हियर इज टेबल 1. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले जो दिल्ली था, सबसे पहले यहाँ पर कौन आए? राजपूत डायनेस्टीज, जिसमें आपके तोमराज थे. और ये कब से कब तक इन्होंने रूल किया? अर्ली ट्वेल्थ सेंचुरी टू 1165. और इनके एक रूलर थे अनंगपाल, यानी कि अनंगपाल हैं, अनंगपाल, जिन्होंने रूल किया 1130 टू 1145. देन आपको बताया अभी कि तोमराज दे वर डिफीटेड बाय चौहान्स. तो ये चौहान्स रूल कब था यहाँ पर? 1165 टू 1192. 1192 में आपको पता होगा कि तराइन सेकेंड बैटल हुआ था बिटवीन पृथ्वीराज चौहान थर्ड एंड मोहम्मद गौरी. सो उसमें जो मोहम्मद गौरी थे वो जीत गए थे. हालांकि इससे पहले 1191 को मोहम्मद गौरी ने को हरा दिया था पृथ्वीराज चौहान ने.
तो तभी तक इन्होंने रूल किया। तो इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर थे वो थे पृथ्वीराज चौहान, नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने रूल किया 1175 टू 1192। The transformation of Delhi into a capital that controlled was areas of subcontinent started with the foundation of the Delhi Sultanate in the beginning in the 13th century। इसके बाद जो दिल्ली थी उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और इसके बहुत बड़े एरिया पे कंट्रोल किया गया और जो दिल्ली सल्तनत थी उसका फाउंडेशन यहाँ पर हुआ, जिसका आज आप पढ़ने वाले हैं। टेक अ लुक एट टेबल 1 अगेन एंड आइडेंटिफाई द 5 डायनेस्टी दैट टुगेदर मेड द दिल्ली सल्तनेट्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन सी वो 5 डायनेस्टीज थी। सो हेयर इन दिस टेबल 1 यू कैन सी जो आपका सल्तनत पीरियड था, सल्तनत पीरियड था, इसमें जो 5 डायनेस्टी थी। सबसे पहले आपका अर्ली तुर्किश रूलर्स आए थे, इनमें आपके स्लेव डायनेस्टी भी इन्हें कहा जाता है, जिसमें आपके कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन, इल्तुतमिश, रज़िया सुल्तान, गयासुद्दीन बलबन, दे वर दी मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर्स। देन खलजी डायनेस्टी फ्रॉम 1290 टू 1320 दे रूल्ड। इनके इम्पोर्टेंट रूलर जलालुद्दीन खलजी जो फर्स्ट रूलर थे खलजी डायनेस्टी के, एंड अलाउद्दीन खलजी, इनका भी आज हम पढ़ेंगे। देन आफ्टर खलजी तुगलक डायनेस्टी फ्रॉम 1320 टू 1414। तो फर्स्ट रूलर गयासुद्दीन तुगलक एंड अदर देन मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। आफ्टर तुगलक डायनेस्टी सैयद डायनेस्टी, they ruled from 1414 to 1451 and the founder of Sayyid dynasty खिज़्र खान, क्या नाम था, खिज़्र खान। आफ्टर देन द लास्ट सल्तनत dynasty was Lodi dynasty and the founder of Lodi dynasty was Bahlul Lodi, and the last ruler of Lodi dynasty was Ibrahim Lodi, who was defeated by Babur in the Battle of Panipat in 1526. So after then that Sultanate period was ended. The Delhi Sultans built many cities in the area that we now know as Delhi. तो जो दिल्ली सुल्तान्स थे जिनका भी आपने पढ़ा, मेजर जो 5 डायनेस्टीज थी, उन्होंने कई सिटीज़ बनाई अराउंड द दिल्ली, जिसे हम पूरा मिला के अब बोलते हैं दिल्ली बोलते हैं, न्यू दिल्ली कहा जाता है अब। लुक एट मैप 1 एंड नोटिस दिल्ली है कोहना, सीरी एंड जहांपना। तो देख सकते हैं आप इन दिस मैप, here this is river Yamuna, and here in this side you can see Firozabad, Firoza Kotla, Haus Khas, Siri, a garrison city, Jahanpana, Delhi, Kohna, Qutub Minar also here, Tughlaqabad, Adilabad, Hauj Sultani. So students, one more thing, the Delhi Sultans, they built many cities and they gave them their name. तो अपने नाम से ही उन्होंने बनाई काफ़ी, जैसे फिरोसा तुगलक जो थे, देखिए फिरोजा कोटला, ये वहाँ पे अभी फिरोज़ाबाद। नेक्स्ट टॉपिक, फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स। तो देखते हैं कौन कौन से इसके सोर्स हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं दिल्ली सुल्तान्स के बारे में। ऑल्दो इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स एंड आर्किटेक्चर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसा कि जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं, जो सिक्के होते हैं और जो आर्किटेक्चर होता है, उससे हमें काफ़ी कुछ पता चलता है इनके बारे में। स्पेशली वैल्यूएबल आर हिस्ट्रीज, लेकिन सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल कौन सा है, महत्वपूर्ण जो सोर्स है वो है हिस्ट्री, जो इतिहास लिखा गया है उसमें, जिसे कहा जाता था तारीख। अगर सिंगुलर फॉर्म कहें तो कहा जाता था तारीख, और अगर उसका हम प्लूरल फॉर्म करें तारीख का तो वो होता है त्वारीख।
रिटर्न इन पर्शियन, और ये तारीख जो हिस्ट्री लिखी गई इस समय वो लिखेगी पर्शियन में। द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान्स, तो ये लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थी दिल्ली सुल्तान्स की, कौन सी थी? पर्शियन। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और हिस्ट्री को क्या कहा जाता है? तारीख और त्वारीख। द ऑथर्स ऑफ त्वारीख वर लर्न मैन, बहुत ही यानी जो विद्वान होते थे वैसे पुरुष थे त्वारीख के जो ऑथर्स थे। सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पोएट्स एंड कोर्टियर्स, और इनमें कौन कौन थे? सेक्रेटरी होते थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे, अधिकारी होते थे, जो पोएट्स होते थे वहाँ पर, और जो दरबार के लोग होते थे वही ये लिखा करते थे। हु बोथ रिकाउंटेड इवेंट्स एंड एडवाइस्ड रूलर ऑन गवर्नेंस, जो सारा इतिहास लिखते थे और साथ ही वो रूलर्स को एडवाइस भी देते थे, एम्फसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ जस्ट रूल, और साथ ही वो महत्व भी देते थे कि एक न्याय संगत रूल करे वहाँ पर राजा, यानी कि पूरा जस्टिस के साथ। सो यू जस्ट स्टडीड अबाउट त्वारीख। तो ये जो हिस्ट्री होती थी ये लिखी किस, अब देखिए लिखा तो इसे जाता था, लेकिन कैसे इसके लिए पेपर तैयार किया जाता था, कैसे बुक बाइंड की जाती थी, कैसे उसमें हाईलाइट किया जाता था वर्ड्स को। आजकल तो मशीनें हैं, बट दैट टाइम देयर वाज देयर वर नो industries, no printing presses, so all the books uh, they were made by hands। तो देख सकते हैं आप 4 stages in the making of a manuscripts। जो मैन्यूस्क्रिप्ट होती है तो वो उसकी 4 स्टेजेस यहाँ पर आपको दी गई हैं इन दिस पिक्चर, सो यू कैन सी। सो फर्स्ट स्टेज है इसकी जो प्रिपेयरिंग द पेपर, तो सबसे पहले पेपर तैयार किया जाता है, देख सकते हैं आप। बी स्टेज राइटिंग द टेक्स्ट, उसके बाद इसमें लिखा जाता है। सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स डन बाई हैंड्स, तो देख सकते हैं आप हैंड से लिखा जाता था उस समय। नंबर सी मेल्टिंग गोल्ड टू हाईलाइट इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड पैसेजेस। सो नाउ डेज जैसे आपकी बुक है, सो इफ देर इज एनी हार्ड वर्ड, important word or important passage, so it was colorfully highlighted, but that time there was no any technique to highlight words, so they used gold, melting gold। तो क्या करते थे, जो गोल्ड होता था उसे मेल्ट करके हाईलाइटेड किए जाते थे वर्ड और पैसेज को। लास्ट प्रोसेस प्रिपेयरिंग द बाइंडिंग, उसके बाद बाइंडिंग की जाती थी लास्ट में, जब सब तैयार हो जाता था सारे जो पेजेस होते थे उन्हें जोड़ दिया जाता था और आपकी बन जाती थी बुक तारीख यानी कि हिस्ट्री उस टाइम की। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो फ्रॉम वन बुक द सर्कल ऑफ जस्टिस, ये क्या था सर्कल ऑफ जस्टिस? फ़क्र ए मुदब्बिर रोड द 13th सेंचुरी, तो एक राइटर थे उसमें, फ़क्र ए मुदब्बिर नाम था उनका, तो 13th सेंचुरी में उन्होंने लिखा था ये इसके बारे में। द सर्कल ऑफ जस्टिस क्या था ये? तो अ किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर्स, एक जो राजा है वो बिना सोल्जर्स के सर्वाइव नहीं कर सकता। एंड सोल्जर्स कैन नॉट लिव विदाउट सैलरीज, और जो सोल्जर हैं जो सैनिक हैं वो बिना सैलरी के लिए सर्वाइव नहीं कर सकते, जी नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको अपना भी खर्चा चाहिए। सैलरीज कम फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम पीजेंट्स, और ये जो सैलरी मिलती है सोल्जर्स को, इसके लिए जो राजा है वो कलेक्ट करता है रेवेन्यू, किससे? फ्रॉम पेजेंट्स, यानी कि जो किसान होते थे खेती करते थे उनसे। बट पेजेंट्स कैन पे रेवेन्यू ओनली व्हेन दे आर प्रोस्पेरस एंड हैप्पी, लेकिन जो पेजेंट्स होते थे, कृषक होते थे, वो भी कब करेंगे रेवेन्यू? जब वो पूरी तरह से संतुष्ट और खुश हों राजा के काम से। दिस हैपन व्हेन द किंग प्रमोट्स जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस, और ये कब मुमकिन है, कब होता था? जब जो राजा है वो प्रमोट करता था न्याय को, यानी जस्टिस, सबके साथ समान व्यवहार, एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस, और जो ईमानदार सरकार होती थी वो चलाता था। तो समझ गए होंगे आप कि यही क्या है द सर्कल ऑफ जस्टिस, यानी कि सभी क्या हैं, जो राजा है, जो सोल्जर्स हैं, जो पेजेंट्स हैं, तो वो सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं।
सो स्टूडेंट्स, कीप द फॉलोइंग एडिशनल डिटेल्स इन माइंड। तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। अभी आपने जैसे तारीख पढ़े थे, उसके बारे में पढ़ा, तो देखिए कुछ चीज़ें और हैं। जैसे फर्स्ट है, द ऑथर्स ऑफ तारीख्स लिव्ड इन सिटीज़ मेनली दिल्ली एंड हार्डली एवर इन विलेजेस। तो ये जो राइटर्स होते थे तारीख के, क्रॉनिकलर्स, दे लिव्ड इन सिटीज़, ज़्यादातर वो सिटीज़ में रहते थे, गांव में नहीं रहते थे, और हार्डली ही वो विलेजेस में रहते थे। तो इसीलिए देखिए ज़्यादातर वो कहाँ पर, जो रूलर्स हैं उसी के साथ अटैचमेंट है वहीं पे कोर्ट में। नंबर 2, दे ऑफन रोट देयर हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान्स इन होप ऑफ रिच रिवॉर्ड्स। और देखिए हर कोई चाहता है रिवॉर्ड्स, तो वो भी क्या है, हमेशा लिखते थे हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान, सुल्तान के लिए। किसके लिए? सुल्तान के लिए लिखते थे, इस आशा में कि उन्हें अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स देगा राजा। देखिए लालच होता ही है, उस समय था इन्हें। नंबर 3, these authors advised ruler on the need to preserve an ideal social order based on birthright and gender distinctions. Their ideas were not shared by everyone. और साथ ही देखिए ये जो ऑथर्स थे, क्योंकि राजा इनकी बात मानता था, तो ये राजा को एडवाइस भी देते थे, सलाह देते थे कि जो इनका बर्थ राइट और जो जेंडर डिस्टिंक्शंस हैं, जो लिंग भेद पर आधारित हैं और जो बर्थ राइट पर आधारित हैं, वो चीज़ें सुरक्षित रहें, प्रिजर्व रहें। यानी कि जैसे इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे बर्थ राइट है, मान लिया कि राजा का बेटा है तो वो भी अगला ही राजा बने, और जितने भी ये कोर्टियर्स हैं तो इनके भी जो भी आने वाली पीढ़ी हैं, जो भी बच्चे हैं, वो भी वहीं राजा के साथ ही रहें। जेंडर डिस्टिंक्शन यहाँ पे क्या है, मैन एंड वुमेन, बिकॉज दैट टाइम उस समय देखिए काफ़ी ज़्यादा होता था। यानी कि यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं सोशल एंड बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन वुमेन एंड मैन। तो जो सोशल और बायोलॉजिकल डिफरेंस होता है वुमेन और मैन के बीच, यूजुअली दीज डिफरेंसेस आर यूज्ड टू अर्ज दैट मैन आर सुपीरियर टू वुमेन। तो उस समय ये माना जाता था कि ज़्यादा जो मैन है वो सुपीरियर है वुमेन से, इसे कहा जाता था जेंडर डिस्टिंक्शन। तो इसको काफ़ी वो जोर दिया करते थे उस समय जो क्रॉनिकलर्स थे, जो इतिहासकार हुआ करते थे। देयर आइडियाज़ वर नॉट शेयर्ड बाय एवरीबडी, लेकिन उनके जो आइडियाज़ थे वो सभी को पसंद नहीं थे। आप खुद देख लीजिए, काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन है इसमें, इनइक्वालिटी है, सभी को पूरे अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं। जैसा कि एक उदाहरण आप देख सकते हैं, वन एग्जाम्पल हियर, इन 1236 सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर, जो सुल्तान थे इल्तुतमिश, उनकी जो डॉटर थी उसका नाम था रज़िया, रज़िया सुल्तान भी कहा जाता है उन्हें, बिकेम सुल्तान। रज़िया सुल्तान वॉज दी फर्स्ट वुमेन, फर्स्ट लेडी सुल्तान ऑफ दिल्ली। तो ये भी याद रखेगा, सी वॉज फर्स्ट एंड ओनली सुल्तान ऑफ दिल्ली। द क्रॉनिकलर्स ऑफ द एज, उस समय जो इतिहासकार थे उनका नाम था मिनहाजे सिराज। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, पिछले चैप्टर में भी आपने पढ़ा था इनका नाम मिनहाजे सिराज का। recognized that she was more able and qualified than all her brothers। तो उसने लिखा है मिनहाजे सिराज ने कि जो रज़िया थी वो अपने सारे भाइयों में सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड थी और सबसे ज़्यादा एबल थी रूल करने के लिए। बट ही वॉज नॉट कंफर्टेबल एट हैविंग अ क्वीन। बट ही वॉज नॉट कंफर्टेबल एट हैविंग अ क्वीन एज रूलर। लेकिन देखिए वो कंफर्टेबल नहीं था, हालांकि उसने लिखा कि कोई जो लेडी है वो रूल करे। तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा वहाँ पे उस समय इनइक्वालिटी है। नॉर वर द नोबल्स हैप्पी एट हर अटेम्प्ट्स टू रूल इंडिपेंडेंटली। और ना ही उस समय जो नोबल्स हुआ करते थे, राजा राज दरबार के उच्च अधिकारी, वो भी देखिए यहाँ पर खुश नहीं थे। सी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन इन 1240।
तो देखिए उसे 1240 सेंचुरी में उसे षड्यंत्र रच के उस समय थ्रोन से रिमूव कर दिया गया, गद्दी से हटा दिया गया। तो यहाँ पर देखिए उसने रूल किया 1236 टू 1240 तक। व्हाट मिन्हाज सिराज थॉट अबाउट रजिया। तो देखिए ये जो क्रॉनिकलर था उसमें, इतिहासकार मिन्हाज सिराज, वो क्या सोचता था रजिया के बारे में। अभी आपने देखा कि काफ़ी इनइक्वालिटी थी उस समय पुरुषों और महिलाओं में, और ये इतिहासकार भी उस समय कई ऐसा लिखते थे। मिन्हाज सिराज थॉट दैट द क्वींस रूल वेंट अगेंस्ट द आइडियल सोशल ऑर्डर क्रिएटेड बाय गॉड इन विच वुमेन वर सपोज टू बी सबॉर्डिनेट टू मैन। यानी कि देखिए मिन्हाज सिराज सोचता था कि जो रजिया सुल्तान का रूल है वो जो ईश्वर का बनाया हुआ एक सोशल ऑर्डर है, एक सिद्धांत है, उसके खिलाफ है। देख सकते हैं आप, ऐसा ये लिखता है मिन्हाज सिराज। इन विच वुमन वर सपोज टू बी सबॉर्डिनेट टू मैन, और वो ये कहता था कि गॉड के अनुसार जो वुमेन है सपोज टू बी सबॉर्डिनेट टू मैन, तो उन्हें मैन के अधीन होना चाहिए। ही देयरफॉर आस्क्ड, और इसके बाद वो लिखता है, उसने कहा मिन्हाज सिराज ने, इन द रजिस्टर ऑफ गॉड्स क्रिएशन, जो गॉड का, जो ईश्वर का जो रजिस्टर है निर्माण का, सिंस हर अकाउंट डिड नॉट फॉल अंडर द कॉलम ऑफ मैन, जब तक रजिया सुल्तान का नाम पुरुषों के कॉलम में नहीं लिखा जाएगा, हाउ डिड सी गेन फ्रॉम ऑल हर एक्सीलेंट क्वालिटीज। तो जितनी भी उसने क्वालिटीज पाई हुई हैं, जितनी भी क्वालिटी उसके अंदर हैं, उससे उसे क्या हासिल होगा, ऐसा मिन्हाज सिराज लिखता है। और आप इससे देख सकते हैं कि उस समय कितना ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। ऑन हर इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन रजिया मेंशन्ड दैट सी वॉज द डॉटर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश। तो जो रजिया सुल्तान के इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं हमें, अभिलेख मिलते हैं, और जो कॉइन्स मिलते हैं उनके, उसमें उन्होंने मेंशन किया अपना नाम मेंशन किया, और साथ ही लिखा सी वॉज द डॉटर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश। दिस वॉज द कॉन्ट्रास्ट टू द क्वीन रुद्रमा देवी। इसके अलावा एक क्वीन भी थी वहाँ पर, रुद्रमा देवी, फ्रॉम 1262 टू 1289, तो ऑफ द काकतिया डायनेस्टी ऑफ वारंगल। ये काकतिया डायनेस्टी की क्वीन थी वारंगल की, ये दिल्ली की बात नहीं हो रही अभी। और ये वारंगल उस समय जो था वो मॉडर्न आंध्र प्रदेश का ही पार्ट हुआ करता था। रुद्रमा देवी चेंज हर नेम ऑन हर इंस्क्रिप्शंस एंड प्रिटेंडेड सी वॉज अ मैन। तो देखिए जो रुद्रमा देवी थी, हालांकि वो वुमेन थी, लेकिन उन्होंने अपने इंस्क्रिप्शंस में अपना नाम चेंज कर दिया और क्या दिखाया खुद को, एक पुरुष, मैन। सो ये थी आपकी रुद्रमा देवी, वारंगल, मॉडर्न आंध्र प्रदेश। वन अनदर क्वीन जिसका नाम था दिद्दा, देखिए, रूल्ड इन कश्मीर, और ये इन्होंने कहाँ रूल किया, कश्मीर में, फ्रॉम 980 टू 1003। हर टाइटल इज इंटरेस्टिंग, इट कम्स फ्रॉम दीदी और एल्डर सिस्टर। तो जैसे आपने सुना होगा, दीदी जो बड़ी सिस्टर है उसे दीदी कहा जाता है, तो उसी से मिलता जुलता नाम है दिद्दा। एंड ऑब्वियसली अफेक्शनेट टर्म गिवन टू अ लव्ड रूलर बाय हर सब्जेक्ट्स। तो ये देखिए काफ़ी प्यार से नाम दिया गया था इन्हें, दिद्दा। सो हेयर आपने देखा 3 यहाँ पे क्वींस का पढ़ा। इनमें देखिए ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि जो रजिया सुल्तान है, सी वॉज दी ओनली लेडी रूलर ऑफ दिल्ली। बाकी ये जो आपने 2 पढ़े, तो एक तो ये आपकी वारंगल की थी और एक कश्मीर की थी। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, with this topic, first part of this chapter ended here. Now soon I will present here with another part of this chapter. So till then, bye.